नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक जो है सही समय पर और सही टाइम से पहुंच सके। ठीक है, और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दे क्योंकि एक आपके लाइक से जो हमें मोटिवेशन मिलता है जिसके कारण हम और भी ज़्यादा जो उत्साहित रहते हैं अंदर से और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के उपलब्ध होते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी कोर्स हैं सब फ्री, नो ऑफ कॉस्ट है, मतलब एक भी रुपये का नहीं रहेगा, ना तो कोई ऐप पे है ना तो कुछ। ठीक है, तो ये सारे जो कोर्स हैं सब फ्री चलेगा। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो किसी प्रकार का तो वो भाई बहन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे कि नहीं सर इस प्रकार की वीडियो लाइए, सर नहीं इस सिलेबस से सब्जेक्ट लेकर आइए या इस कंपटीशन का जो है लेकर के आप आइए, तो मैं जो उससे रिलेटेड वीडियो को लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आइए समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर चलते हैं और सभी लोग आइए जल्दी से जुड़िए और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर जरूर दीजिएगा। स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? नदी गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन था बताइए? अवंती, वत्स या अस्सक या अस्मक? और डी कहता है कंबोज। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो कौन सा? तो अस्सक या अस्मक था। ठीक है, कौन? ये था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ठीक है, मतलब 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, और जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये जो है अस्मक या अस्सक जो महाजनपद की स्थापना जो है इक्ष्वाकु वंश के अश्मक नाम के राजा थे, उनके द्वारा जो है इस महाजनपद की जो स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 700 ईसा पूर्व। कब? 700 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, ईसा पूर्व 700 ईसा पूर्व से, ठीक है, 700 ईसा पूर्व से जो है इसका लेकर के 425 या 345 ईसा पूर्व के बीच क्या था? ये अस्तित्व में था तब तक, मतलब 700 ईसा पूर्व से जो लेकर के कहाँ तक? 425 या 345 ईसा पूर्व के बीच जो था ये अस्तित्व में था, ये जो महाजनपद था। ठीक है, और जो है इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी जो थी पोताली थी। ठीक है, पोटाना भी या उसको कहते थे पोडाना भी कह सकते थे। ठीक है, यह महाराष्ट्र के कहाँ? बुलडाड़ा। कहाँ पे? बुलडाड़ा जिले के नंदुरी तहसील में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र के बुलडाड़ा जिले के नंदुरी तहसील में स्थित है। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट कर चुके हैं ये जो है ये प्राचीन जो भारत के 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद था। ठीक है, और मैं आपको पुनः बताता हूं इसका जो स्थापना किसने किया था? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्मक नाम के जो राजा थे उनके द्वारा इस महाजनपद की स्थापना की गई थी। ठीक है, किस सन में? तो 700 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 425 या 345 ईसा पूर्व तक के बीच में ये अस्तित्व में ये महाजनपद जो था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। सूची 1 और सूची 2 को आप सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजा है और उसका राज्य बताइए। प्रद्योत जो है ये किस राज्य के थे बताइए राजा? तो प्रद्योत जो थे वो अवंती के थे। ठीक है, कहाँ के? अवंती के। तो ये आपका ए हो गया। उदयन थे बताइए किसके? तो ये वत्स के थे। ठीक है, वत्स, ये आपका बी हो गया। और प्रसेनजीत जो थे बताइए किसके राजा थे? तो ये कौशल के थे। ठीक है, कौशल राज्य के ये राजा थे। ठीक है, ये आपका सी हो गया। और अजातशत्रु जो थे वो मगध के थे। ठीक है, अजातशत्रु मगध के थे। ठीक है, ये आपका डी हो गया। इन्होंने ही जो है अजातशत्रु ने ही किसकी? अपने पिता बिंदुसार की जो है हत्या करके अपनी गद्दी को उन्होंने उनसे छीना था। ठीक है, तब ये राजा बने थे और इन्होंने अपने पिता की हत्या की। तो उसी प्रकार अजातशत्रु की भी हत्या पता है किसने कर दी? तो उनके पुत्र उदयन ने कर दी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो इनकी जो है खानदानी प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है बताइए? वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या आयताकार है? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो अर्धचंद्राकार है। ठीक है, प्राचीन जो श्रावस्ती नगर का विन्यास की आकृति कैसी थी? तो अर्धचंद्राकार थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट के प्रश्न नंबर जो है 4। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया एवं उसे अपनी राजधानी बनाया था बताइए? किसने? शिशुनाग ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु या उदयन ने? तो किसने? तो उदयन ने। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने जो है किसका इन राजा ने जो है पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और ये जो उदयन थे ये किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के राजा थे। ठीक है, हर्यक वंश के राजा थे। ठीक है, ये उदयन आपसे अगर पूछे किस वंश के थे तो ये हर्यक वंश के थे। ठीक है, उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। ठीक है, कब से कब तक? तो 460 ईसा पूर्व से लेकर के 440 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। ठीक है, उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से, इससे पहले इनकी क्या थी? तो राजगृह थी। पाटलिपुत्र से पहले कौन राजधानी थी उज्जैन की? तो राजगृह थी। उसके बाद इन्होंने जो है पाटलिपुत्र को हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, पाटलिपुत्र को मगध के राजा अजातशत्रु ने
जो है पाटलिपुत्र को मगध के राजा अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में गंगा नदी के किनारे एक छोटे किले के रूप में इसको बनवाया था। अगर आपसे पूछे पाटलिपुत्र को किसने बनवाया था और किस सन में, तो राजा इनके जो पिता थे अजातशत्रु, उदयन के पिता ये ऊपर हैं सी पे, इन्होंने जो है कब 490 ईसा पूर्व में गंगा नदी के किनारे एक छोटे से किले के रूप में किसका, पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, मगध के राजा ने। ठीक है, और जो पाटलिपुत्र प्राचीन भारत के प्रमुख शक्तियों की राजधानी रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो है उसको अपनी राजधानी बनाई थी, किसने, उदयन ने। ठीक है, और इसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य के दौरान जो है पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़े शहरों में एक हो गया था। कब हो गया था, जब मौर्य शासनकाल आया, मौर्य साम्राज्य का जब उदय हुआ, तो उसके बाद जो पाटलिपुत्र था तो सबसे बड़े शहरों में से एक जाना जाने लगा। कौन सा, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसी में जो है, इसी पाटलिपुत्र के लिए जो है शेरशाह सूरी ने के जो शासनकाल में भी पाटलिपुत्र को क्या, पटना कहा जाने लगा था। ठीक है, वर्तमान समय जो पटना कहा जाता है आपके बिहार राज्य में स्थित है। ये इस पाटलिपुत्र का नाम पटना कब पड़ा, तो जब शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, कब, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप जरूर इसको आप नोट कर लीजिए, किसके शासनकाल से, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में पाटलिपुत्र को जो है पटना कहा जाने लगा था। ठीक है, और यही जो है ब्रिटिश शासनकाल में पटना ही पटना हो गया। ठीक है, कि ब्रिटिश भी जब उसके बाद शासन किए तो यही हो गया। ठीक है, और मुगल बादशाह औरंगजेब ने में जो है अपने पोते मोहम्मद अजीम की जो है गुजारिश पर 1704 में इसका नाम अजीमाबाद कर दिया था। अगर आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र का जो है नाम अजीमाबाद किसने किया था, तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पोते, किसके, उनके जो पोते थे मोहम्मद अजीम की गुजारिश पर, कब, 1704। ठीक है, 1704 में जो है 1704 में इसका नाम क्या, अजीमाबाद कर दिया था। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज के। प्रश्न नंबर जो है 5वां, ये काफी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया हूं। प्रश्न नंबर 5वां स्क्रीन पे आ चुका है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी, तो किसके द्वारा, तो ये लिच्छवी वंश के द्वारा जो है पहला गणतंत्र वैशाली जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, किस वंश के द्वारा, तो लिच्छवी वंश के द्वारा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर जो है 6वां, निम्न में से कौन सा युग में जो है उपयुक्त मतलब जोड़ा सही है, बताइए। पार्श्वनाथ जो थे जंत्रिका वंश से संबंधित थे, जो बिंदुसार थे शाक्य वंश से, स्कंदगुप्त मौर्य वंश से, और चेतक जो था लिच्छवी वंश से। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चेतक जो था वो लिच्छवी वंश से संबंधित था। बाकी ये जो आपके मौर्य, स्कंदगुप्त जो मौर्य बिल्कुल गलत है, बिंदुसार जो शाक्य ये भी गलत है, और जो पार्श्वनाथ है ये भी आपका गलत है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता चलता हूं। पार्श्वनाथ जो थे जंत्रिका वंश से संबंधित नहीं थे, ये जो थे इक्ष्वाकु वंश, किस वंश से, तो इक्ष्वाकु वंश के ये छत्री थे। पार्श्वनाथ जो हैं इक्ष्वाकु वंश के क्या थे, क्षत्रिय थे, उस वंश से ये संबंधित हैं। और जो इनके पिता का नाम क्या था, राजा अश्वसेन था। इनके पिता का नाम राजा अश्वसेन था और माता का नाम रानी वामा देवी था। ठीक है, और यही जो आगे जाके पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में जो है सामने आए थे। ठीक है, यही अगर आपसे पूछे, सभी लोगों को पता है जैन धर्म के 23वें जो है तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ है। अगर आपके पहला पूछे तो ऋषभदेव हैं, अगर चौथा पूछे तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, और 23वें अगर तीर्थंकर अगर आपसे पूछे तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और ये किस वंश के थे, तो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे। ठीक है, किस वंश के, तो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे, और इनके पिता का नाम था अश्वसेन और माता का नाम था वामा देवी। ठीक है, और ये 23वें तीर्थंकर बने थे। ठीक है, और आपका दूसरा आता है बिंदुसार। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर चुके हैं। बिंदुसार जो थे शाक्य वंश के नहीं थे, बिंदुसार किस वंश के थे, तो मौर्य वंश के। इनका जो है मिलान नीचे दे दिया। ठीक है, ये मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, बिंदुसार जो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अगर आपसे पूछे बिंदुसार कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, बिंदुसार जो थे मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। ठीक है, और जो है बिंदुसार ने 297 ईसा पूर्व में क्या गद्दी संभाली थी, कब संभाली थी, तो 297। ठीक है, 297। ठीक है, 297 ईसा पूर्व में जो इन्होंने गद्दी संभाली थी। ठीक है, और बिंदुसार ने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को दक्षिण में मैसूर तक भी फैलाया था। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इसके जो है नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। तो तीसरा आता है आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है किस थे, ये तो मौर्य वंश के नहीं थे। ठीक है, गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, और जो स्कंदगुप्त थे ये गुप्त वंश के कौन थे नंबर पे राजा बने थे, तो 8वें नंबर पे 8वें राजा थे। ठीक है, स्कंदगुप्त के जो है ये 8वें नंबर, और स्कंदगुप्त का जो शासनकाल लगभग 455, कितना, तो 455 से लेकर के मतलब 455 से लेकर के 467 मतलब 467 ईस्वी के बीच था। किसका, स्कंदगुप्त का शासनकाल। ठीक है, उनकी राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे स्कंदगुप्त की राजधानी क्या थी, तो उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज के पटना शहर
में मतलब उनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो है स्कंदगुप्त ने मध्य के कबीलाई हूणों को जो है युद्ध में हराया था। किसने हराया था? तो स्कंदगुप्त ने हराया था, ठीक है। स्कंदगुप्त ने जो है मध्य के जो है किसको? कबीलाई जो हूणों उस समय जो थे काफी ज्यादा ताकतवर ये कबीलाई होती थी, तो इनको हराने वाला कौन था? तो स्कंदगुप्त ने है जो है इनको हराया था, ठीक है। तो सब लोग नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 7वां स्क्रीन पे आ चुका है। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में बताइए? ईसापुर 4वीं शताब्दी, ईसापुर 6वीं शताब्दी, ईसापुर 2वीं शताब्दी, ईसापुर 1ली शताब्दी। तो कब हुआ था? तो ईसापुर 6वीं शताब्दी में जो है इसका उत्कर्ष हुआ था, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। और जो है आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसे माना जाता है? तो हर्यक वंश को, ठीक है। किसको? तो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार को और उनके बेटे अजातशत्रु के, ठीक है। किसको माना जाता है? तो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु को, ठीक है। और बिंबिसार ने जो है 1544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। कब? 544 ईसा पूर्व, माफी चाहूंगा, बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में, कितना? तो 544, ठीक है। 544 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की थी साम्राज्य की, ठीक है। और जो है कि यह पहले क्या थे? लिच्छियों का क्या था? ये सेनापति थे, ठीक है। कौन? बिंबिसार, ठीक है। लिच्छियों के क्या थे? ये सेनापति थे। और बिंबिसार ने जो है गिरि वज्र मतलब राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। किसने? तो बिंबिसार ने जो है किसको? तो राजगिरी मतलब उसका पुराना नाम था गिरि वज्र को जो है अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जब अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी की जो है सप्तपर्णी गुफा में पहली बार बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछे कि कब सबसे पहले बौद्ध संगीत कब हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में कहां पे हुआ था? तो राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में। किस गुफा में? तो सप्तपर्णी गुफा में पहली बार बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, ठीक है। और मगध को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन और उपजाऊ जमीन का वरदान मिला था, ठीक है, जिससे कृषि अधिशेष और आर्थिक समृद्धि हुई थी, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 8वां स्क्रीन पे आ चुका, सब लोग नोट कर चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आपको मैं पुनः बताता हूं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को, ठीक है। और ये किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार जो है इसको आप व्यवस्थित कीजिए। पहले नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। बताइए तो इसमें से कौन सा? 2 1 4 3, 4 1 3 2, 3 2 1 4, 1 3 4 2। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। पहले पे जो है हर्यक वंश आया था, ठीक है। हर्यक वंश की जो है स्थापना जो है कब हुई थी? तो 500, अभी पीछे मैं बताया था कब? तो 544 मतलब 544, ठीक है, 544, ठीक है। इसका जो है अभी मैं बताया था इसके संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने जो है मगध साम्राज्य का शासन किया था और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इन्होंने ही जो है राजगिरी को क्या अपनी राजधानी बनाई थी। उसका जो पहले उसका नाम था क्या था? तो गिरि वज्र था, ठीक है। और बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के सबसे महान संरक्षकों में से एक थे। कौन? तो बिंबिसार। और हर्यक वंश के कुछ जो शासक थे उसके बाद जैसे उन्होंने बिंबिसार ने जो है उनकी हत्या जो बिंबिसार की किसने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। फिर उसका अजातशत्रु गद्दी पे आए थे। फिर अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो उदयन ने की थी, ठीक है। किसने की थी? तो उदयन ने की अपने पिता की हत्या, उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। तो इस प्रकार चला। और इसके बाद आता है आपका जो है एक तो नंद वंश आता है, ठीक है। नंद वंश जो कब आया था? इसकी स्थापना जब हुई थी 344, ठीक है, ईसा पूर्व में, ठीक है। कितना? 344 मतलब 344 ईसा पूर्व में जो है नंद वंश की स्थापना हुई थी। दूसरे पे नंद वंश, ठीक है। और नंद वंश की स्थापना इसमें होती है, इसको जो है सम्राट जो है महापद्म नंद ने की थी। अगर आपसे पूछे नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महापद्म नंद के द्वारा की गई थी नंद वंश की स्थापना, ठीक है। ये जो है कहां पे विकसित था? तो उत्तरी भारत के मगध पर शासन किया था, ठीक है। और यह वंश जो है मौर्य वंश से ठीक पहले आया था। तो इसका मतलब आप सभी लोग समझ गए। तो इसके बाद क्या आएगा? मौर्य वंश है, क्योंकि ये मौर्य वंश से ठीक पहले आया था नंद वंश, ठीक है। तो चलते हैं इसके बाद क्या है? तीसरे पे है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य वंश की हुई थी 322 ईसा पूर्व, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। और उन्होंने अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे? तो चाणक्य की मदद से नंद वंश के आखिरी राजा कौन थे? तो नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी, ठीक है। किसको हरा करके? तो नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद को हरा के मौर्य वंश की जो है नींव रखी थी, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ठीक है। उन्हीं के सुझाव पे चल के जो है इन्होंने युद्ध करके जो है इन्होंने जीता था, ठीक है। और मौर्य वंश का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और उसके बाद जो था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे
बिंदुसार ने गद्दी संभाली थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ऐसे जो है चलती चली आई थी। बिंदुसार के बाद उनके बेटे जो थे कौन, तो अशोक ने अपनी जो है गद्दी सहाय थी। और उसके बारे में, अशोक के बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ है, तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसके बाद फिर आता है सुंग वंश, लास्ट है सुंग वंश। सुंग वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 184 मतलब 184, ठीक है, 184 ईसा पूर्व में जो है मौर्य किसकी, तो सुंग वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर पूछे ये कब आया था, तो ये मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक कौन थे, सम्राट बृहद्रथ। अगर आपसे पूछे मौर्य वंश के अंतिम जो सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ मौर्य था। इसकी हत्या उनकी किसने, सेनापति पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र ने उनकी जो है, पुष्यमित्र सुंग उनके सेनापति थे, क्योंकि ये जो थे ये बौद्ध धर्म में लिप्त हो गए थे, इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था। उस समय जो है विदेशियों का आक्रमण ज्यादा हो गया था, इसके कारण जो है और ये भोग विलास में डूबे हुए थे। तो उनके सेनापति ने पुष्यमित्र सुंग ने जो है इनको आके बताया, फिर इन्होंने नहीं माना, तो इन्होंने मजबूरी में आकर के क्या किया, अपने राज्य को बचाने के लिए जो है पुष्यमित्र सुंग ने जो है इनकी क्या हत्या करना पड़ा था। किसका, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की, क्योंकि ये एकदम एक प्रकार से निरर्थक राजा थे, तो इन्होंने मजबूरी में जो है इनको विद्रोह करना पड़ा था। फिर इसी के बाद जो है पुष्यमित्र सुंग के द्वारा ही जो है सुंग वंश की जो है स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, ठीक है, यही पहले शासक थे, ठीक है। आपको जैसे इसके से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे सुंग वंश के पूर्वज कौन थे, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के थे। ये लोग ब्राह्मण थे, ब्राह्मण अर्थात भूमियार, जो भूमियार ब्राह्मण होते हैं उनसे संबंधित वंशों से ये लोग थे, ठीक है। और जो सुंग वंश के ने मगध पर शासन किया था, और जो मगध दक्षिणी बिहार में स्थित एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर, आप सब लोग नोट कर चुके होंगे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, बताइए। गिरिवज्र, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशांबी। तो कौन नहीं, तो कौशांबी नहीं रहा था, ठीक है। और बाकी जो है तीनों, गिरिवज्र भी था, राजगिरी भी रहा और पाटलिपुत्र भी रहा मगध साम्राज्य की राजधानी, ठीक है। और बाकी जो कौशांबी नहीं रहा था, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 10वां, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। अभी इसका आंसर पिछले प्रश्न में बताया था, तो इसका आंसर क्या है, बिना समय गया इसका मैं आंसर बताता हूं। ऑप्शन बी इज द राइट। अजातशत्रु ने जो है अपने पिता किसकी, तो बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो इसी को देखते हुए उदयन ने क्या की थी, तो अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उन्होंने फिर उससे गद्दी ले लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 11वां, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य बताइए। स्वच्छ जल प्रदान करना तथा गांव में उसका प्रबंधन करना। बी कहता है गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। सी कहता है गांव में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना। और डी कहता है गांव में प्रत्येक को साक्षर बनाना। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गांव में जो है प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी को दूर करना, ठीक है। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य यही था। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 12वां, द्वारका योजना बताइए। द्वारका योजना संबंधित है किससे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला जो सदस्यों को ऊपर उठाना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को ऊपर उठाना। और सी कहता है प्राथमिक शालाओं में बच्चों को खाना उपलब्ध कराना। और डी कहता है शालाओं में बच्चों के ठहराव के लिए निःशुल्क गेहूं का वितरण। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो इसका जो इस योजना से संबंधित था गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं जो है सदस्यों को ऊपर उठाना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 13वां, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना, क्या नगरीय जनसंख्याओं के लिए, ग्रामीण जनसंख्याओं के लिए, ग्रामीण नगरीय जनसंख्याओं के लिए। और डी कहता है जनजाति संख्याओं के लिए। तो किसके लिए था, तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्याओं दोनों के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 14वां, कथन ए कहता है बिहार जो है भारत का एक पिछड़ा राज्य है। उसका आर कहता है यहां विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। तो बताइए ए आर दोनों सत्य है, आर एक से यह व्याख्या करता है। और बी कहता है ए आर दोनों सही है परंतु आर का सही व्याख्या नहीं है। और सी कहता है ए सही परंतु आर गलत। और डी कहता है ए गलत परंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए आर जो है दोनों सत्य है परंतु जो उसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो है बिहार भारत का जो है एक पिछड़ा राज्य, यहाँ पे शिक्षा के स्तर में भी ये पिछड़ा हुआ है और यहाँ का विकास स्तर जो क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, ठीक है। इसके कारण नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर विकास का कारण जो है विकास ना होना जो है यहाँ पे बाढ़ आने के कारण जो है इसका विकास नहीं होता है। और कुछ वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके कारण जो है वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 15वां,
समन्वित ग्रामीण विकास योजना मतलब आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य था, बताइए। ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग देना, भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार जुटाना, और सी कहता है मजदूरीकरण पर नियंत्रण करना, और डी कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। गरीबी रेखा से जो है रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को जो क्या रोजगार दिलाना। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। किसका मुख्य लक्ष्य था? आईआरडीपी का, ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना का। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 16वां। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है, बताइए क्या? 10 लाख मकानों का निर्माण, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना, और डी कहता है केंद्र द्वारा 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता थी अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सस्ते जो है आवास उपलब्ध कराना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 17वां। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर था, बताइए किसमें था? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, और ग्रामीण युवकों जो युवक हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। किसका? तो जवाहर रोजगार योजना का मुख्य जो है इस पे बल देते थे। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो है 18वां। रूट सेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य बताइए क्या था? ग्रामीण विकास के लिए बैंकों द्वारा ऋणों का विस्तार करना, बी कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट की सड़कों का निर्माण करना, और सी कहता है बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता का प्रशिक्षण देना, और डी कहता है सेवा क्षेत्र में अवसर उत्पन्न करना। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न जो है 19वां। विजन 2020 क्या है बताइए? 2020 मतलब विजन 2020 है क्या बताइए? एशियान का एक कार्यक्रम किसी एक क्षेत्र में शांतिपूर्ण समग्र विकास का, और बी कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व की जनसंख्या नियंत्रण का एक कार्यक्रम है, पाकिस्तान का एक कार्यक्रम इसके जीवन स्तर को ऊंचा करने का, और डी कहता है भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का। तो राइट आंसर क्या है? तो विजन 2020 का मतलब है कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम जो सभी क्षेत्रों में पूर्ण जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न में जो है 20। स्वाधार योजना है, बताइए क्या? अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, और वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या है? तो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, ठीक है, स्वाधार योजना। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न में जो है 21। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत मतलब पी जो है FRP जो है को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता या करती? बताइए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, और डी कहता है कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न में जो है 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो है छद्दा बेरोजगारी जो है, छद्दा बेरोजगारी भारतीय कृषि की एक समान विशिष्टता है, बताइए। छम बेरोजगारी जो है भारतीय कृषि की एक सामान्य जो है विशिष्टता है, और कारण कहता है भारत कृषि प्रक्रियाओं को लागू करने में तुलनात्मक रूप से धीमा रहा है। बताइए दोनों कथन सही है। ए आर की व्याख्या करता है, दोनों कथन सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए से परंतु आर गलत है, और डी कहता है आर से परंतु जो है एक गलत है। तो राइट आंसर क्या है? तो ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न 23। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न जो है 24। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी मतलब नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज NFLMW को वर्ष 2022 में बढ़ाकर कितना कर दिया? बताइए। 140 रुपये प्रतिदिन, 150 रुपये प्रतिदिन, 178 रुपये प्रतिदिन, 220 रुपये प्रतिदिन। तो कितना कर दिया है? तो 178 रुपये प्रतिदिन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 25। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? बताइए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, और सी कहता है कृषि उत्पाद मतलब क्षेत्र जो है श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937, और डी कहता है खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य
उत्पाद आदेश 1973। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, राज्यों का अधिनियम कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य बताइए? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसका जो है ग्रेटर देन जो है C2 लागतें हैं, और जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है C2 लागतें से स्वतंत्र होता है, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बराबर जो है C2 लागतें हैं, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ग्रेटर देन लेस देन जो है इसका C2 लागतें। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 27। उत्तर प्रदेश में जो है कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 3, 6, 9, 12। तो कितने? तो 9 प्रकार के जो हैं कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो है 28। बुलक जो है कैपिटलिस्ट जो है बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है बताइए? गरीब किसानों को, धनाढ़ किसानों को, उन किसानों को जो जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ जो नहीं है, और डी कहता है उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 29। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताइए? हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। और बी कहता है भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। और सी कहता है इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। और डी कहता है भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 30। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 मतलब 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया बताए? आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य या कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो किसका नहीं? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ के प्रश्न में जो है 31। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्या? रिसिन होता है, कैपेसिसिन होता है, बताइए कैपेसेसिन होता है या एरिकोलिन होता है या कैफियाल होता है? तो क्या होता है? तो कैपेसेसिन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। किसमें? लाल मिर्च, इसके कारण जो थे तीखी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो 32। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है बताइए? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या फ्लोरीन यौगिक या एसिटिक अम्ल। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो सल्फर यौगिक के कारण जो होता है उसमें अभिलाक्षणिक जो गंध आती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न जो है 33। निम्नलिखित में से कौन लौ का एक अच्छा स्रोत बताइए? गाजर, मटर, चावल, पालक। तो सभी लोग को पता है कौन है? तो पालक है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 34। सूची 1 व सूची 2 को आप सुमिलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 बताइए। टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या है? बेहोशी की ड्रग है या रबर का स्रोत पदार्थ है, लौंग का सुगंधित तेल है या हार्मोन बताइए? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका चौथा हो जाएगा, ये ए हो गया। और कोडीन क्या है? तो कोडीन जो है बेहोशी की ड्रग है। ठीक है, ये आपका बी हो गया। और जो क्रिचुक क्या है? तो क्रिचुक जो होता है ये रबड़ का स्रोत पदार्थ है। ठीक है, ये आपका सी हो गया। और लास्ट है यूजेनॉल जो है लौंग का सुगंधित तेल है। ठीक है, ये आपका टी हो गया। सब लोग नोट कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 35। हींग प्राप्त होता है बताइए फिरूला आसाफोडिटा पौधे के किस भाग से होता है? तने से होता है, जड़ से होता है, पत्तियों से या पुष्प से? तो किससे होता है? तो जड़ से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 36। चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है बताइए? पत्ती से, जड़ से, तना से या इनमें से किसी ने? किससे? तो जड़ के द्वारा जो है चुकंदर के उससे चीनी प्राप्त की जाती है। ठीक है, शक्कर। चलते हैं प्रश्न नंबर 37। लाल चना है बताइए क्या है? मूंग है, अरहर है, सोयाबीन है या मटर है? तो क्या है? तो अरहर है। ठीक है, उसको लाल चना। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 38। रेसर पीन जो है निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है? शीशम, धतूरा, सर्पगंधा या साल? तो किसे? तो सर्पगंधा से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो है 39। एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना जो औषधि प्राप्त होती है बताइए? तने से, जड़ से या पत्तियों तथा जड़ से या पौधों के सभी भागों से? तो किससे? तो पत्तियों तथा जड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो है 40। कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं बताइए? कौन सी दालों में?
लाइसिन व थ्रियोनिन या ल्यूसिन व वेलिन, और सी कहता है ग्लूटामिन व ग्लाइसिन, और डी कहता है फ्लोरिन व वेलिन। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो लाइसिन व थ्रियोनिन, ठीक है, इससे प्राप्त होता है। ठीक है, प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो लाइसिन व थ्रियोनिन पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 41। ये आपके 10 महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होगी। एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देव राय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया? बताइए, महेश चंद्र पंत, धर्मेंद्र प्रधान, के पाठक या श्री संजय नाथ? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 42। हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 का आयोजित हुआ था, बताइए कहां? दुबई, बर्लिन, पेरिस या रियाद में? तो कहां हुआ था? तो यूएई के दुबई में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 43। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, प्रकाश झा, अनुराग कश्यप, के बालाचंद्रन, शेखर कपूर? तो किसने किया था? तो शेखर कपूर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44। हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना है जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया? बताइए, माटुंगा, अंजनी, सोलापुर या न्यू अमरावती? तो कौन है? तो न्यू अमरावती। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 45। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने? बताइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो कहां बने हैं? सभी लोग को पता है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मध्य प्रदेश के। चलते प्रश्न नंबर 46। हाल ही में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के कौवे मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली? बताइए, तीसरे, छठवें, पांचवें या चौथे? तो किसके? तो चौथे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 47। हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट SST के अध्यक्ष कौन चुने गए? बताइए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह? तो कौन? तो नरेंद्र मोदी चुने गए। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 48। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग मतलब UWW ने किस भारतीय महिला पहलवान को साल 2023 का UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना? बताइए, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, अंतिम पंघाल या अलका तोमर? तो किसे? तो अंतिम पंघाल को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 49। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरुआत की? बताइए, 550, 508, 512 या 500? तो कितना? तो 508। ठीक है, 508। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 50। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर किस नाम से स्पेन निर्मित भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया? बताइए, C-298 और आपका C-295, C-299 और CA 295? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। C-295 मतलब 295। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई बहनों की अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी प्रकार का अगर सुझाव देना चाहता है तो भी जरूर बताएं। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और एक लाइक और एक शेयर कर दे, क्योंकि एक लाइक से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और आपके एक शेयर से हमारे परिवारों की संख्या बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो काफी कई लोगों तक पहुंच सकेगी। ठीक है, तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।